अभी पहले 31 अक्टूबर को भारत सरकार के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, सरदार साहब कहीं नजर नहीं आते थे। आज उनको मजबूर होना पड़ा है सरदार साहब की, आज सारे देश में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये गुजरात इफेक्ट है। हमारे महापुरुषों को भुला कैसे दिया जा सकता है मित्रों? अरे हमारी भी किसी ने आलोचना की हो तब भी उनके महान कार्यों की पूजा करना आने वाली पीढ़ियों का काम होता है मित्रों। तभी तो प्रेरणा मिलती है मित्रों। और हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इतिहास से जुड़े, इतिहास को जाने और इतिहास को जीने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास है मित्रों। कोई समाज अपने इतिहास को भूल करके, अपने इतिहास के ग्रासरूट से अगर बिखर जाता है तो जैसे मूल से उखड़ा हुआ पेड़ कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो सूख जाता है, वैसे ही समाज जीवन की धारा सूख जाती है। इतिहास से उसको ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, रास्ते खोजने को मिलते हैं। और हमारे देश के लिए अगर सबसे बड़ी एक समाज की मन में एक आवश्यकता है तो हमारी सोसाइटी हिस्ट्री कॉन्शियस होनी चाहिए। इतिहास को भुला देने वाली समाज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस सरदार साहब की प्रतिमा के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को वो नजराना देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये मूर्ति कैसी बनेगी तो उसमें तो दुनिया भर के एक्सपर्ट को हम लगाएंगे, कोई छोटा काम नहीं है। कितनी धातुओं को मिलाना होगा वो एक्सपर्ट लोग तय करेंगे। लेकिन मैं ये बात बताता हूं, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। इस काम को हम हिंदुस्तान की एकता के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए तिजोरी से रुपये निकाल करके मूर्ति बन जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम जन जन को जोड़ करके करना चाहते हैं, क्योंकि सरदार साहब ने एकता का काम किया था। वही सरदार साहब का स्मारक एकता का संदेश बन जाए और इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव से हर गांव को जोड़ना चाहते हैं। और उनसे हम कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कुछ लोगों ने पता नहीं कैसे गंदे शब्द प्रयोग किए। जिनके दिल दिमाग में ऐसी गंदगी भरी रहती है ना, वो ऐसे अपशब्द बोल सकते हैं। भाइयों बहनों, किसान, उसके घर में तलवार भी हो, तोप भी हो, बंदूक भी हो, लेकिन मेरा किसान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्रेम करता है तो वो अपने खेती के औजार को प्रेम करता है। उसके लिए वो सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे। सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है। वो लौह पुरुष हैं इसलिए लोहे को मांगना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रार्थना की है हिंदुस्तान के हर गांव को कि आप गांव समस्त की तरफ से किसान ने खेत के अंदर जिस औजार का उपयोग किया है, और वो भी पुराना औजार जो कभी भारत मां की गोद में खेला है, जो कभी हिंदुस्तान का गरीब का पेट भरने के लिए भारत मां के साथ जुड़ करके अपने शरीर पर कष्ट झेला है, वो लोहे का टुकड़ा जिसने गरीब का पेट भरा है,
अन्न की पैदावार की है और हर पूरे गांव से 200 ग्राम 500 ग्राम किलो ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। कोई कहे कि मोदी जी हमारे गांव में एक बड़ी तोप है, ले जाओ, पूरी मूर्ति बन जाएगी। मुझे तोप भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे किसान ने खेत में जो औजार का उपयोग में लाया है उस औजार का छोटा टुकड़ा चाहिए। उसको पिघालेंगे, उसमें से अच्छे स्टील को निकालेंगे और वो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोहे का अर्क उस मूर्ति में जगह पाएगा। तब हिंदुस्तान का हर नागरिक कहेगा कि मेरा गांव भी इसमें है। आज डिजिटल वर्ल्ड है मित्रों, और इसलिए हमने तय किया है कि आज वो गांव का जो मुखिया होगा उसकी हम तस्वीर लेंगे, गांव का छोटा सा इतिहास इकट्ठा करेंगे और इस पूरे जब स्मारक बनेगा उसके अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा, एक डिजिटल वर्ल्ड होगा जिसमें हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों के मुखिया की फोटो होगी, उस गांव की कथा होगी और कोई भी आने वाले 50 साल के बाद आकर के देखेगा कि मेरे गांव का इसमें कुछ हिस्सा है, तो डिजिटल वर्ल्ड पे जाकर के देखेगा, हाँ यार 50 साल पहले हमारे यहां वो मुखिया थे, उनकी फोटो भी है, मेरे गांव की कथा भी है इसमें। ये पवित्र काम इस भूमि पर हम करना चाहते हैं। ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज हिंदुस्तान में ताजमहल देखने के लिए यात्री आते हैं, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं, फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं पूरे विश्व का ये प्रवासन धाम बने और यहां आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। हमारी ऊंचाई को देखे, इस देश की ऊंचाई को नापे, ये हम चाहते हैं। और जब ये पूरा स्मारक बनेगा, हम देशवासियों के लिए वो प्रेरणा का तीर्थ होगा और विश्व भर के लिए वो प्रवासन का धाम बन जाएगा। हरेक को अपने अपने लिए जो चाहिए वो इस धरती से मिलेगा। भाइयों बहनों, ये स्मारक बनाने में पीछे भी भारत के भविष्य को हमने जोड़ा है। खास करके हिंदुस्तान में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, किसी भी सरकार ने क्यों न किए हो, किसी कानून विशेष के कारण क्यों न हुए हो, किसी योजना के विशेष के उन सबको यहां हम संग्रहित करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तान के मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन में नया उमंग और उत्साह कैसे आए, वे संपन्न कैसे बने, वो राष्ट्र के कल्याण के धरोहर कैसे बने, अगुवा कैसे बने, उसका रिसर्च का काम भी, आदिवासी कल्याण के रिसर्च का काम भी इसी स्मारक के तहत हो। यह देश गांवों का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे। किसानों के कल्याण के लिए आने वाले दिनों में कौन से नवीन विज्ञान की जरूरत है, कौन से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमारा गांव आधुनिकता की ओर कैसे बढ़े, हमारा किसान आधुनिकता के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाए, ये उसको शिक्षा दीक्षा जहां से मिले, वैसा एक रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, ये काम भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक इस धरती पर बनाने जा रहा है। मित्रों, दुनिया में जो इस काम को करने वाले श्रेष्ठ उत्तम कंपनियां हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। 3 साल पहले मैंने ये कल्पना सबके सामने रखी थी। उस कल्पना को साकार रूप देने में दुनिया के कई एक्सपर्ट को हमने जोड़ा है और अब जाकर के वो 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा और तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जब मैंने ये पहली बार कहा था इस काम का और मुझे
कच्छ के लोगों ने चांदी से तोल करके वो चांदी इस स्मारक के लिए भेंट दी थी। तब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई अभी तो योजना बन रही है, जब बनेगी तब बनेगी, आप इतना जल्दी मुझे चांदी इतनी सारी क्यों दे रहे, मेरे वजन की चांदी। तो कच्छ के लोगों ने जवाब दिया था कि मोदी जी, अगर सरदार साहब न होते, सरदार सरोवर डैम का काम सपना उन्होंने न देखा होता तो हमारे कच्छ में पानी नहीं पहुंचता, और इसलिए हम सरदार साहब के कर्जदार हैं और इसलिए हम चांदी देना चाहते हैं। अभी मुंबई गया, मुंबई के डायमंड वालों ने मुझे चांदी से तोला, वो चांदी भी इसी में दे दी। आज एक सज्जन आए, 1 करोड़ की बहुत की 50 लाख दे भी दिए, 50 लाख बाद में पहुंचाएंगे। मित्रों, हिंदुस्तान के जन जन को हमें जोड़ना है। जनशक्ति को जोड़ करके, शासन की शक्ति, जनशक्ति, देश की सरकारों की शक्ति, भारत सरकार की शक्ति, सबको जोड़ना है हमें। धरती भले गुजरात की हो, लेकिन ये सपना हिंदुस्तान का है, उसको पूरा करने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, हम कई वर्षों से कह रहे हैं सरदार सरोवर डैम का काम पूरा हो। जब प्रधानमंत्री यहां आए तो हमारे लोग जो जिनका अखबारी खबरों के विचारों का जीना नहीं है, जब तक वो बयान देते नहीं उनके पेट में रोटी नहीं जाती है, ऐसे लोगों ने डैम क्यों पूरा नहीं होता ऐसे के सवाल उठाए थे। और कुछ मित्र हैं हमारे जिन्होंने मोदी को समाप्त करने की सुपारी उठाई है। ये लोग पता नहीं क्या क्या गंद फैलाते रहते हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे बड़े दुख से साथ कहना है, और मुझे विश्वास है कि मेरा हर शब्द इन दिनों प्रधानमंत्री की टीम सुनती है, उनके बॉस की भी एक टीम सुनती है, इसलिए मेरा हर शब्द वहां सुना जाता होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सरदार सरोवर डैम पर अब गेट लगाने बाकी है, बाकी काम हो चुका है, और गेट लगाने के बाद ही सबसे चांदा पानी भरेगा। मैं कई बार प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा साहब ये गेट खड़े करने में हमारे 3 साल जाने वाले हैं, हमें लगाने दीजिए ना। और गेट को बंद करे या न करे उसके लिए कोई सवाल है तो बाद में देखिए, आप बंद मत करने दे, खड़े तो करने दो। तो मुझे कहे मोदी जी आपकी बात तो बहुत समझने की है, अच्छी बात है ये तो। दोबारा मिलता हूं तो कहते हैं अच्छा अभी तक नहीं हुआ। 1 साल के बाद फिर मिलता, फिर क्या, अच्छा अभी तक नहीं हुआ। अब मैं बताओ इसको क्या करोगे। इतना ही नहीं मित्रों, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान, महाराष्ट्र ने और गुजरात ने, जिनको पुनर्वसन का काम करना उनके जिम्मे है, और उस काम को मॉनिटर करने के लिए कोई न कोई निवृत्त जज की कमेटी है। भाइयों बहनों, मैं आज संतोष के साथ कह सकता हूं कि भले महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, गुजरात में बीजेपी की सरकार हो, इन तीनों सरकारों ने पुनर्वसन का काम पूर्ण कर दिया है। भारत सरकार की R&R ग्रुप की जो सब कमेटी है उसने उसको स्वीकार कर लिया है। मौखिक रूप से ये बात उन्होंने घोषित भी की है, जो हमारे अखबारों ने छाप भी दी थी। अब उनका काम क्या है, सिर्फ मीटिंग बुला करके फाइनल हमको ऑर्डर देना कि अब आप गेट बनाना शुरू कीजिए। वो काम पिछले 8-9 महीनों से रुका पड़ा है। और जब मेरे अफसरों को मैं भेजता हूं जरा पूछो तो सही भाई क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ है, तो अफसर लोग यही कहते हैं कि साहब आप समझते हैं ना। मैं खुला बोलूं, समझ गए ना, मुझे नहीं बोलना है। इसी के कारण रुका हुआ है मित्र, इसी के कारण रुका हुआ है। मैं आज फिर नर्मदा मैया के तट पर से देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करता हूं कि राजस्थान और गुजरात को पानी चाहिए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को बिजली चाहिए।
अगर यह काम पूरा होता है तो महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है उसको 400 करोड़ रुपया बिजली का बच जाएगा। 400 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी, देश का भला होगा। प्रधानमंत्री जी, राजनीति, अब मैं यहां एक बहुत बड़ा एक शिलालेख लिखने को तैयार हूं कि यह काम कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया है। मुझे क्रेडिट मत दो, अरे मोदी का नाम तक मत लो, हमारी सरकार का नाम मत लो, कम से कम मेरे हिंदुस्तान के किसान के लिए, मेरे गुजरात के किसान के लिए, मेरे अबोल पशु को पीने के पानी के लिए ये डैम का काम पूरा करने की इजाजत दो। ऐसे काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस नर्मदा के तट पर गुजरात के पशुओं की एक आवाज, गुजरात के गरीबों की आवाज, गुजरात के किसानों की आवाज, गुजरात के पेड़ पौधों की आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। दल से बड़ा देश होता है, ये भाव उनके मन में जगेगा और भारत के लिए इतना बड़ा अच्छा काम पूरा करें, गर्व करें। वो आकर के यहां रिबन काटे, मैं आऊंगा नहीं, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं आऊंगा। आप गौरव कीजिए, मैं आज कहता हूं आपका है, आप आनंद कीजिए, लेकिन पूरा कीजिए भाई। भाइयों बहनों, आज जब हम एकता का मंत्र लेकर के चले हैं, तब देश को जोड़ना ये सपना लेकर के चले हैं, तब सरदार पटेल की भव्य स्मारक का निर्माण करने जा रहे, तब विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, भाइयों बहनों, उसका निर्माण करने जा रहे, तब एकता का स्मारक है। और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है। हम अनेक पंथ होंगे, अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक उपासनाएं होगी, अनेक बोली होगी, अनेक जाति होगी, हम सब एक हैं। हमारी एकता की गारंटी ही हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये सरदार साहब का स्मारक एकता का स्मारक बनेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, और एकता का मंत्र हिंदुस्तान में गूंजता रहे। सदियों तक एकता को बनाए रखने का काम यही तीर्थ क्षेत्र से मिले, इसी एक सपने के साथ मैं आदरणीय आडवाणी जी का बहुत आभारी हूं। सरदार साहब के साथ उनका काफी लगाव रहा है, और इस महान पवित्र कार्य के अंदर उनके हमें आशीर्वाद मिले, इसलिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देशवासियों से कि हर गांव इस जिम्मेवारी को ले, सरदार साहब को गांव मिलकर के जाने। 15 दिसंबर सरदार साहब के पुण्यतिथि पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है। देश के नौजवान दौड़े, एकता के लिए दौड़ना शुरुआत करें। हर स्कूल कॉलेज में एकता के लिए, सरदार साहब के लिए वक्तृत्व स्पर्धाएं हो, ऐसे कंपटीशन हो, पूरे देश में एकता का ही माहौल बने। भाइयों बहनों, राष्ट्रयाम जागरायाम वयम,
इटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। एकता के लिए निरंतर जागरण चाहिए, एकता के लिए निरंतर एकता का पुण्य स्मरण होना चाहिए, एकता के लिए एक होकर के चलना चाहिए, एक होकर के सोचना चाहिए, एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस मंत्र को पहुंचाने के लिए इस पवित्र कार्य का आज प्रारंभ हो रहा है। आज सरदार साहब की पुण्यतिथि है। उस महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूं। उस युग के लिए, राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले सबके लिए नमन करते हुए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप बोले अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। दो हाथ ऊपर करके पूरी मुट्ठी ताकत से बताइए भैया, सरदार पटेल अमर रहे। 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री। और यहां पे एक कार्यक्रम का यहां पे समापन होते हैं। हम आभारी हैं, हमें ऋणी है आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के। हम तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नर्मदा नदी पर बनने वाली सरदार पटेल की प्रतिमा की नींव रखी है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल सेक्युलर नेता थे। आज मोदी ने कहा कि सेक्युलर सरदार जैसा होना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए सेक्युलर होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। और ये कहना गलत होगा कि सरदार पटेल किसी पार्टी से थे, वो ये नहीं मानते हैं। और साफ तौर पर आज उन्होंने एकता की बात करी, किसानों की बात करी और गुजरात की जनता की बात करी और कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी शामिल होने चाहिए। इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। भारत एक हुआ। राजे रजवाड़े किसी एक बिरादरी के नहीं थे, किसी एक संप्रदाय के नहीं थे, किसी एक समाज के नहीं थे। राजे रजवाड़े अलग अलग संप्रदाय से थे, अलग अलग परंपराओं से थे, अलग अलग भाषाबाजी वाले थे। उसके बावजूद भी ये सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों मैं भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो सरदार साहब के सेक्युलरिज्म की उन्होंने बात की, गौरव किया है, हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएं और देश को नई ताकत दें। और इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता जनक दवे का। जनक, जो बातें आज नरेंद्र मोदी ने कही हैं, मौका तो था सरदार पटेल की मूर्ति की शिलान्यास का, लेकिन प्रधानमंत्री पर आज भी निशाना साधा गया और राजनीति आज भी हुई है। जनक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम जनक से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो नर्मदा में आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद दिला दें कि इस मौके पर कांग्रेस को भी आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया गया था। और नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा और कहा कि सरदार पटेल सेक्युलर नेता तो थे, लेकिन उनकी छवि को और उनके व्यक्तित्व को किसी भी पार्टी से जोड़ना सही नहीं है। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर छिड़े विवाद के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनकी विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव उन्होंने रखी है। आज 31 अक्टूबर को ही सरदार पटेल की जयंती भी है और इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। और लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय सरदार पटेल की प्रतिमा नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर
साधु बेतनाम के टापू पर बनाई जाएगी और इस प्रतिमा के निर्माण का काम अगले साल 26 जनवरी से शुरू होना है। भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करने की अहम भूमिका निभाई थी और मोदी के इस कार्यक्रम को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। समाज की मन में एक आवश्यकता है तो हमारी सोसाइटी हिस्ट्री कॉन्शियस होनी चाहिए। इतिहास को भुला देने वाली समाज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस सरदार साहब की प्रतिमा के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को वो नजराना देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये मूर्ति कैसी बनेगी तो उसमें तो दुनिया भर के एक्सपर्ट को हम लगाएंगे, कोई छोटा काम नहीं है। कितनी धातुओं को मिलाना होगा वो एक्सपर्ट लोग तय करेंगे, लेकिन मैं ये बात बताता हूं, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। और जनक दवे एक बार फिर से हमारे साथ नर्मदा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी का ये भाषण अभी समाप्त हुआ है। जनक, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के व्यक्तित्व को किसी भी पार्टी से जोड़ना सही नहीं है, साफ तौर पर नजर आता है कि मौका कुछ और था लेकिन राजनीति आज भी जारी है। बिल्कुल इप्सिता, देखिए जब से सरदार पटेल के स्मारक की बात आई उससे पहले ही उनकी विरासत को लेकर सियासत यहाँ शुरू हो गई है। जब ये 31 तारीख का आज के दिन के लिए जब यहाँ का स्मारक का फाउंडेशन रखना था, उससे पहले ही कांग्रेस ने भी अहमदाबाद में स्मारक का जो उद्घाटन करके सरदार को अपने पक्ष के साथ जोड़ने की कोशिश की। आज मोदी ने ये साफ तौर से अपने भाषण में कहा कि किसी एक दल के साथ, सरदार जिस तरीके की शख्सियत थी, एक दल के साथ जोड़ना नहीं होगा। साथ में उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि वो कांग्रेस के थे, उससे इनकार मैंने कभी नहीं किया, पर जिस विरासत को अब तक भूला जा रहा था उसको अगर कोई आगे ला रहा है तो इसमें क्या गलती है। तो बार बार उन्होंने प्रधानमंत्री को भी जवाब देने की कोशिश की, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने उस समय दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरदार सेक्युलर थे, कहीं न कहीं उन्होंने मोदी पर ये निशाना साधा था। आज उसका जवाब देते हुए मोदी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री, मैं चाहता हूं कि देश में भी सरदार की जो सेक्युलर की जो परिभाषा है वो लागू हो, न कि वोट बैंक की राजनीति। तो कुल मिलाकर कहें तो सरदार के नाम पर आज मोदी ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसके चलते तो पूरी तरह से उन्होंने यूपीए सरकार कहें या फिर प्रधानमंत्री पर सरदार के नाम पर हमला किया, और जो भी उनको पहले प्रधानमंत्री ने जो हमला किया था उसका जवाब देने की कोशिश की। इप्सिता, बिल्कुल जनक, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रहेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जो बातें आज नरेंद्र मोदी ने की वो विरासत की बात कर रहे थे, लेकिन सियासत करनी वो नहीं भूले थे। लेकिन अगर सरदार पटेल की बात की जाए और गुजरात के लोगों की भावनाएं किस तरीके से सरदार पटेल से जुड़ी हुई हैं, अगर इतिहास पर आप जरा रोशनी डालें तो। देखिए अक्षता, ये बहुत अफसोस की बात है जब हम सरदार पटेल जैसी शख्सियत को किसी एक राज्य तक सीमित कर देते हैं कि वो गुजरात की विभूति थे। कम से कम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है उसमें सरदार पटेल का कद कभी इस तरह से एक राज्य तक सीमित नहीं रखा गया। उन्हें उत्तर भारत में भी उतना ही मान है जितना शायद पश्चिम भारत में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10-15 सालों में खासतौर पर जिस तरह उत्तर प्रदेश या बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसमें सरदार पटेल को लेकर सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां लगी हैं तो उत्तर भारत में लगी हैं, और खासतौर पर उन्हें किसान नेता के रूप में भी पूरे देश में जाना जाता रहा है। और जिस तरीके से एकता के मंत्र या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो राजनीति जुड़ी हुई है वो भी बहुत स्पष्ट है। सरदार पटेल को लेकर जो पूरा जोर है उसमें एक चीज निहित है कि वो कहीं न कहीं पंडित नेहरू के खिलाफ सरदार पटेल को खड़ा करने की कोशिश है, और इस बहाने जो नेहरू गांधी परिवार है उसको निशाने पर लेने या उसके नेतृत्व में चले जो लंबे कांग्रेसी शासनकाल है उस पर एक तरह से राजनीतिक हमला करने की कोशिश है।